आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आप सभी को पता है कि हम चेंज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्टिव पैसिव का लेक्चर नंबर 1 हमारा हो गया है और इंग्लिश ग्रामर की टोटल सीरीज का बात करें तो ये लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, 10 लेक्चर आपके पीछे क्लियर हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। उनके रिगार्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं। तो जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में चेंज किया जाता है। इसके लिए मैंने टेंस का एक चार्ट आपको बना दिया था और दूसरा प्रोनाउन का चार्ट भी बना दिया था और बेसिक जितना भी एक्टिव पैसिव रहता है वो बता दिया था। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो आगे जाके कौन से टेंस में कन्वर्ट होने वाला है, इतना तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जितनी भी होती है, कुछ ऐसी होती है जो सेम रहती है, कुछ ऐसी होती है जो ईडी के द्वारा चेंज की जाती है, कुछ थोड़ी डिफरेंट टाइप से होती है। तो डिफरेंट टाइप की जो वर्ब होती है ज्यादा एम्फासाइज उस पर करना चाहूंगी कि वो आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज एक्टिव पैसिव का टाइप 2 आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, एक्टिव पैसिव का जो पहला आपने पढ़ा था उसमें बिल्कुल बेसिक सा था कि किस तरह से इसे चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट किस तरह बनाया जाता है। आज आप लिखेंगे एक्टिव पैसिव का टाइप 2। टाइप 2 में आप लिखेंगे ड्यूल ऑब्जेक्ट। ड्यूल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं। कभी कभार क्या है कि कभी तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, कभी कभार लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। अगर पहला सब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, तो फॉर्मेशन में आपको करवा चुकी हूँ कि किस तरह से आपको करना है। और अगर आपके पास दूसरे वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो जो ऑब्जेक्ट रहने वाला है उसे किस तरह हम ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। ठीक है, ड्यूल ऑब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल दिया गया है, she gave me 10 रूपी नोट। अब इसे देखना है, ये आप सभी को पता है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और दूसरे वाला ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। बेसिकली तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट नंबर 1 को उठाते हैं, पर कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसे भी उठाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से, दोनों तरह से इसे मैं चेंज करके बताती हूँ। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो लास्ट में जो चीज ऑब्जेक्ट बनती है हमारी, वो बाय दे के हम डिनोट करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट नंबर 2 को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट बचता है उसे हम टू, प्रेपोजिशन टू के साथ डिनोट करके उसके बाद सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कैसे? जैसे कि पहले आपके पास मी है, आप सभी को पता है कि मी का यहाँ आके क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ब की है वो कौन सी फॉर्म है। गेव दिख रही है, गिव, गेव, गिवन। गेव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे जाके ये चेंज किस में होना है आपको पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, आगे जाके हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की लेने वाला है, वॉज वर लेने वाला है। तो आई सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज लेंगे। ये इस वाले ऑब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है ये आगे जाके कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आई वॉज गिवन। अब यहां से आप हर को भी लिख सकते हैं और इस वाले ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते। आई वॉज गिवन 10 रूपी नोट। नोट बाय हर। आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉज गिवन बाय हर 10 रूपी नोट, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो मैं आपको बता चुकी थी पिछले वाले लेक्चर में। अब यहाँ पे बताती हूँ कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो फिर किस तरह से इसको हम
आगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रुपी नोट। अब यहाँ से ये फॉर्मेशन तो सेम रहेगी कि अगर पास्ट में है तो आगे पास्ट कंटिन्यूअस में जाना है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। 10 रुपी नोट वॉज गिवन। अब यहां से आपने जहां पे बाय लगाया था वहां पे आप टू लगाएंगे, गिवन टू। अब इसको आप सब्जेक्ट बना चुके हैं तो ऑब्जेक्ट में किसको रखेंगे, इसको रखेंगे। ऑब्जेक्ट नंबर अब ये जाएगा, ठीक है, गिवन टू। अब यहाँ आके इसको आई किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ऑब्जेक्टिव तो इसकी मी ही रहती है, गिवन टू मी। अब इसको बाय देके आप बाय चेंज कर सकते हैं। ये वाली फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि जब आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 सब्जेक्ट बनता है तो ध्यान रखिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है उसे प्रेपोजिशन टू के साथ आगे दिखाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, द टीचर gave the books the students। क्लियर है? यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट नंबर 1 अगर आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तब तो आप बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नंबर 2 आपको सब्जेक्ट बनाना है तो उस टाइप में चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब्स और वर्ब में से लेना है, प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल आएगा। द स्टूडेंट्स वर गिवन टू द बुक्स। अब इसको टू दे के दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट दूसरा आना है। टू द बुक्स बाय द टीचर। ये आपका इस तरह से आपने चेंज करना है जब ऑब्जेक्ट नंबर 2 आपका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ये था आपका टाइप 2। और किस तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के हम चेंज करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा उसे क्या करेंगे, प्रेपोजिशन टू देके आगे लिख देंगे। कहाँ पे, वर्ब की फॉर्म के बाद, वर्ब की फॉर्म के बाद टू, और उसके बाद आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट नंबर जो 1 होगा उसको दिखाया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नंबर 2 को आपने सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये वाला इस तरह से बनाया जाता है। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना के भेजेंगे, मैं आपको लिख रही हूँ। शी बाय अ न्यू कार फॉर मी। ठीक है, इसका आपने क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आपको बताती हूँ, ये तो आपने ड्यूल ऑब्जेक्टेड पढ़ा, देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी आपके पास सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस किस टाइप का दिया जाएगा, सेंटेंस ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है कि सेंटेंस आपके पास 3-4 दिए होंगे, ठीक है, और फिर उसके टाइप भी दिए होते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ऐसे है वैसे है, उस टाइप का दिया जाता है। और सेंटेंस आपका किस में होता है, वो पैसिव वॉइस में होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है और उसका टेंस पूछा गया है कि टेंस उसका क्या है, तो किस तरह से आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी पहचान बताती हूँ कि
पैसिव वॉइस को आप पहचानते कैसे है कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब आपके पास बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। ध्यान रखना है इस चीज को, जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो किसके बराबर, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। थोड़ा समझ नहीं आया, देखो मैंने आपको बी की सारी फॉर्म बताई है। बी की इज एम आर, वॉज वर, बीइंग और बीन, बीन, ये सारी की सारी बी की फॉर्म है। इनमें से कोई भी एक फॉर्म आपके पास दी हुई है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और आपको पता है कि इन सभी के बाद अगर टेंस की हम बात करेंगे तो आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे इनके बाद में पहचान जाना आपका जो सेंटेंस है वो कौन से फॉर्म में लिखा गया है, पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखा गया है। और पैसिव वॉइस फॉर्म में जो सेंटेंस लिखा जाता है उसका टेंस आप वो नहीं लिखते जिसमें वो कन्वर्ट वो होता है, आप सिर्फ वो लिखते हैं जिससे वो कन्वर्ट हुआ है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल दिया जाता है, स्नेक वॉज killed by my brother. With a stick. ये आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है यहाँ तक का, और आपको बोला जाता है ऊपर कि फाइंड द नेम ऑफ टेंस। आपको क्या करना है कि ये जो सेंटेंस है इसके टेंस का नाम फाइंड आउट करना है, और वहां पे आपके पास नाम क्या क्या दिए होंगे, आपके पास लिखा होगा पास्ट इंडेफिनिट का है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इस टाइप से आपके पास कोई सेंटेंस के टेंस के नाम दिए गए होंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ से देखो, आपने कहाँ से पहचाना कि ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है। तो मैंने बताया था कि बी की जहां भी फॉर्म दिखेगी, बी की फॉर्म आपको दिख रही है वॉज आई है, बी की जहां भी फॉर्म दिखेगी अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो आप समझ जाना कि ये आपके पास क्या है, पैसिव वॉइस है। और अगर ये पैसिव वॉइस है तो इतना भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से आगे कन्वर्ट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, कन्वर्ट तो आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ वॉज आया है तो ये कन्वर्ट कहां से हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हुआ है। तो आप जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस टेंस का नाम आप पास्ट कंटिन्यूअस डाल दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस टेंस का नाम आपने क्या डालना है, अगर आपको टेंस में पूछा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चंस देखे हैं, इस चीज को आप जरा भी नॉर्मल लेके ना चले कि जो एक्टिव पैसिव के जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उनको आप वो वाला टेंस ना ले जिसमें वो कन्वर्ट हुआ है, उसके लिए नाम आप उसी टेंस का ले जिस टेंस से ये अगले टेंस में कन्वर्ट हुआ है। तो जो पहले था ये एक्चुअल में उसी का, जिस टेंस से ये आगे कन्वर्ट हुआ है उसी टेंस का आपने इसमें नाम लिखना है। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखना है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने लिखना है। समझ में आया आप सभी को, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देती हूँ और उसमें आपने बताना है कि ये वाला टेंस कौन से, ये वाला सेंटेंस कौन से वाले टेंस का है, ठीक है। हम लिखेंगे शी हैज, शी, मिनट रखना है, शी हैज बीन bought a new car.
फॉर माई बर्थडे। इस वाले सेंटेंस को आपने बताना है कि ये वाला सेंटेंस कौन से वाले टेंस का है, बिल्कुल सोच समझ के आपने बताना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये पैसिव वॉइस को पहचानने का, टेंस को पहचानने का। ये आप बिल्कुल माइंड में रखें, जरा भी इसको फॉरगेट नहीं करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट टाइप आपका आता है, मुझे याद नहीं रहा कि ये हम अब कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, मे बी थर्ड टाइप होगा ये। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब, इनका हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, कन्वर्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब होती कौन सी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिंकिंग वर्ब, याद रखना है। व्हेन we perform the role of a main verb in a sentence. Then the form of be is called the linking verb। क्या आपको समझ आया मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है कि जब आपके पास बी की फॉर्म, जब आपके पास वी की फॉर्म कभी भी किसी भी सेंटेंस में किस चीज का रोल परफॉर्म करती है, एज अ मेन वर्ब का रोल परफॉर्म करती है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे बी वाली जो फॉर्म है वो क्या बन जाती है, लिंकिंग वर्ब बन जाती है। समझ आया? देखो आपको मैं बताती हूँ फिर वही बात। बी वाली फॉर्म आप सभी को पता है कि बी की कौन कौन सी आगे फॉर्म होती है। जब किसी सेंटेंस में वो मेन वर्ब का रोल प्ले करती है ना, मेन वर्ब का रोल तभी प्ले करेगी जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है तो वहां पे तो मेन वर्ब का रोल प्ले नहीं कर पाएगी, वहां तो वो बी की जो फॉर्म है वो सारी की सारी एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और जब कोई भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी तो वहां पे जो आपकी बी वाली फॉर्म है, बी की फॉर्म है, वो मेन फॉर्म बन जाती है। अगर वो मेन वर्ब बन जाती है तो वहां पे वो हेल्पिंग वर्ब ना रह के लिंकिंग वर्ब बन जाती है। समझ आया आप सभी को? कैसे? जैसे मान लीजिए मैं लिखती हूं यहाँ पे कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे आपने बताया कि ये तो सब्जेक्ट है, और ए ब्यूटीफुल की हम बात करें तो ये तो एडजेक्टिव है, और गर्ल की हम बात करें तो ये पूरा का पूरा ए ब्यूटीफुल गर्ल ये आपका ऑब्जेक्ट है, या गर्ल को आप नाउन भी कह सकते हैं अगर एट पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो। अब यहाँ पे देखना कि ये आपके पास इज है, इज को हम लिंकिंग वर्ब बोले कि मेन वर्ब बोले, क्या बोले? तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं दिख रही है। अगर ये मेन वर्ब यहाँ पे नहीं दिख रही है तो मेन वर्ब का रोल कौन प्ले कर रहा है? इज आपका मेन वर्ब का रूप प्ले कर रही है। अगर ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है तो इसको हम नाम क्या देंगे? लिंकिंग वर्ब का नाम देंगे। क्या आप सभी को समझ आया? जैसे हम बोलते हैं
कि he was a good boy। आप लिखते हो मोहन is a wise man। इन सभी में देखो कि आपके पास मेन वर्ब का कहीं रोल प्ले हो रहा है तो नहीं हो रहा, कहीं पे भी मेन वर्ब नहीं है। तो जहां पे मेन वर्ब नहीं होती वहां पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो बी की फॉर्म होती है, वो मेन वर्ब बन जाती है। अगर वो मेन वर्ब बन जाती है तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नंबर 1। इस तरह से आपको समझ नहीं आया तो बता तो देती हूँ दूसरे टाइप से भी, पर आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो, आपको क्या करना है कि इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, मैं यहाँ से थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ। ये तो आप समझते हैं कि कौन सी मेन वर्ब होती, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। जब मेन वर्ब ना आ रही हो तो जो आपकी बी वाली फॉर्म है वो मेन वर्ब बन जाती है और उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आपके पास रहता है सब्जेक्ट और रहता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दो चीजें होती है, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखना कि अगर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कहने का बात है, कहने का मतलब है कि जो आपका सब्जेक्ट है अगर वही चीज आपकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी लिखी गई है तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और जब आपका सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल देन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। समझ आया? आपको ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर नहीं होता है तो यहां से आप इसका वॉइस कौन से वाला पैसिव बना सकते हैं, और यहां से आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। कैसे, किस तरह से? एग्जाम्पल हमने लिखा था कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है, ये सब्जेक्ट है ना बेटा, ये सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट भी है, या वही, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे फिलहाल, यही ऑब्जेक्ट भी है, तो इसका जो डायरेक्ट फर्क है वो किसी पे भी नहीं पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? डायरेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। जैसे मैं बोलती हूँ शी, यहाँ पे मैं आपको दिख रहा है कि ब्यूटीफुल गर्ल की बात हो रही है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्यूटीफुल गर्ल कौन है, तो आप बताएंगे कि शी। अगर शी ब्यूटीफुल गर्ल है तो कहने का मतलब है कि जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो शी है, और शी कौन है? ब्यूटीफुल गर्ल है। मतलब इसी की बात हो रही है। चाहे सब्जेक्ट में अगर मैं बोलूं कि ब्यूटीफुल गर्ल कौन है तो आप बोलेंगे शी है। तो शी के बराबर हुआ ना, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वो शी के बराबर हुआ ना, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे बात सेम लड़की की हो रही है, इसी की हो रही है जो यहाँ पे भी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि रीना इज अ थिन गर्ल। थिन गर्ल, तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि थिन गर्ल कौन है, तो आप बोलेंगे कि रीना। और मैं बोलूंगी कि रीना कैसी है, तो आप बोलेंगे कि थिन गर्ल है। समझ में आया ना? तो ये जो सब्जेक्ट है आपका वो किसके बराबर है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है तो इनके एक्टिव पैसिव वॉइस इनका नहीं बनता है। समझ में आया? इनका नहीं बनता है। अगर इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो ये याद रखना है कि जब लिंकिंग वर्ब आपका मेन वर्ब का काम करती है तो उसका पैसिव वॉइस बनाना इम्पॉसिबल होता है। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, शी वाइज अ न्यू कार। अब देखना शी कौन है?
नहीं पता। क्या आपको पता है शी कौन है? क्या शी न्यू कार है? न्यू कार तो हो नहीं सकती। अगर न्यू कार के लिए हमें यूज करना होता प्रोनाउन तो हम इट करते। समझ आया आपको? तो यहाँ पे इट तो नहीं है। अब अगर आप बोलेंगे कि शी कौन है तो मुझे तो नहीं पता कि शी कौन है। क्या शी न्यू कार है? तो आप बोलेंगे कि शी न्यू कार तो है नहीं। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बराबर है? तो हम लिखेंगे कि नो। अगर नो है तो इसका फिर तो आपको पैसिव वॉइस बनाना भी आना चाहिए, तो आप आराम से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसको सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंगली एमआर लगा दो सिंगुलर और प्लूरल वे पे। इसको जाके आगे शी का हर बना दो, हो गया चेंज। अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब है सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये वाला है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो इतना ही समझे कि जो लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। क्लियर आई आपको बात? ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब की हम बात करें तो इसमें आपकी बी वाली ही फॉर्म नहीं आती है। थोड़ा सा मैं आगे भी बताती हूँ कि इसमें आपकी और भी फॉर्म आती है। लिंकिंग वर्ब में एक तो आपकी बी थी, बिकम भी इसमें आती है, लुक भी आती है, अपीयर भी आती है, सीन भी आती है। ठीक है। वैसे तो आपके पास है लिंकिंग वर्ब में जो आपकी स्टेटिव वर्ब होती है, जो मैंने आपको बताई है स्टेटिव वर्ब, वो वाली भी आती है। बट स्टेट वर्ब का आगे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कब बनाते हैं? जब उनका डिफरेंट मीनिंग होता है तो उनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है। जैसे आपका स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, ये भी इसमें आ जाती है, बट उनका भी पैसिव वॉइस बन जाता है तो उनको भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपकी ये है कि बी की जितनी भी फॉर्म है बताइए ऊपर कौन कौन सी होती है, वो वाले। और नेक्स्ट आपकी जैसे बिकेम है, लुक है, अपीयर है, सीन है, ये वाली भी किस में आ जाती है? लिंकिंग वर्ब में आ जाती है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ आई एम लुकिंग कूल। आप देखो इसका पैसिव वॉइस बना के देखो, आप मुझे लिख के भेजो कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी कि लुकिंग कूल कौन है, तो आई कैसा है? लुकिंग कूल सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर इक्वल टू है तो क्या पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो इनके हम आगे सेंटेंस नहीं, सॉरी, पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? ये वाला था आपका लिंकिंग वर्ब का, कि जब भी आपके पास लिंकिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब का रूप प्ले करती है, तो वहां पे हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ आया आपको? क्लियर हुआ? ये वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है, ध्यान में रखना है। लिंकिंग वर्ब होती क्या है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। समझने वाली बात है। वैसे तो ये वाले कंसेप्ट वर्ब वाले सेक्शन में आएंगे, पर वर्ब वाला सेक्शन भी तभी है ना जब पहले यहाँ से तो क्लियर हो जाए आपको। ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा रहने वाला है। तो टाइप नंबर 4, एक्टिव पैसिव का टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 पे आपका आता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको इनके बारे में अच्छा खासा पता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा। तो सभी को क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है।
लिखेंगे दैट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट does not take a direct object after it। ट्रांजिटिव वर्ब दूसरा भी लिख ही लेते हैं। ये डज नॉट नहीं बेटा, टेक लिखना है यहाँ पे डायरेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें ये वाला आएगा दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। आपको ध्यान रखना है दो प्रकार की होती है बेटा वर्ब, एक ट्रांजिटिव होती है, एक इनट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? वो वर्ब जो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ठीक है। और एक होती है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब आपकी कौन सी रहती है? जो अपने बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। समझ में नहीं आया है? सीधी सी बात है। ठीक है जी, आपको बिल्कुल क्लियर करवाते हैं, ठीक है ठीक है बेटा। जब मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ाया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा पढ़ाया था? ऑब्जेक्ट पढ़ाया था कि कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट, वो वाली चीज। तो ऑब्जेक्ट को मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट आपके पास दो टाइप के होते हैं। कौन से? या तो आपके ऑब्जेक्ट में नाउन होना चाहिए या आपके ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। आप मुझे बताएंगे कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट में दो चीजें आती है, या तो ऑब्जेक्ट में नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से या नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। अगर ना तो नाउन है ना वो प्रोनाउन है तो मैं ये बता दूं कि ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट के रूप में या वर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव दिया है या एडवर्ब दी है या एडवर्ब दी है या कोई प्रेपो दी गई है, प्रेपोजिशन दी गई है, या आपके पास जैसे कंजक्शन दिया है या इंटरजेक्शन दिया गया है। शॉर्ट में लिख लूं, या इंटरजेक्शन दिया गया है आपके पास। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारी की सारी चीजें बेटा मैंने लिखी है, अगर ये वर्ब के बाद आती है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहलाती है। क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, और अगर नहीं है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी वहां पे नहीं है। और जहां पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब की फॉर्म जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, डज नॉट, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अगर वर्ब के तुरंत बाद या नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है, बशर्त बीच में ना तो एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव अगर है भी, मान लीजिए अगर एडजेक्टिव है भी, तो उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव यूज होते हैं नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। अगर डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं तो अगर एडजेक्टिव आपका है भी तो इसके भी तुरंत बाद नाउन और प्रोनाउन आना चाहिए। जो खाली आपका एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। क्लियर है?
तो वर्ब की फॉर्म हम बात करें तो वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन का होना जरूरी है। अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गई, एडवर्ब आ गई, कंजक्शन आ गया, इंटरजेक्शन आ गया, तो उसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। मे भी आपको ये समझ आ गया होगा क्या बताया मैंने। वर्ब दो पढ़नी है, एक ट्रांजिटिव है, एक इंट्रांजिटिव है। एक वर्ब ऐसी है जो अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेती है या नाउन या प्रोनाउन लेती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने बाद क्या है, नहीं लेती है, नाउन और प्रोनाउन डायरेक्ट नहीं लेती है, बाद में आ भी सकता है, डायरेक्ट नहीं लेती है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया? ठीक है। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका चेंज द पैसिव वॉइस बन जाता है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका हम इनडायरेक्टली रूप से जरा भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए आपको बता दूंगी कि अगर जबरदस्ती वाला केस हो जाता है कि नहीं जबरदस्ती बनाना है, तो वो वाला भी बता दूंगी कि फिर बना देना, आप भी किस तरह से बनाएंगे वो भी बता दूंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट आपका तुरंत वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर अगर आपके पास वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ रही है और आपका कंजक्शन एडवर्ब इस टाइप का आ रहा है तो वहां पे वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया होगा मैं भी। जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा वो एक बार बता देना। और क्लासेस में छोड़नी है, कभी कभार थोड़ा गैप रह जाता है, वो इस वजह से रहता है कि कभी टाइम नहीं मिल पाता, कभी कहीं जाना भागना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ी माफी चाहेंगे आप सभी से। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल मैंने लिखा शी laughs loudly। दूसरा मैंने लिखा she runs very fast। थर्ड मैंने लिखा birds fly highly। फोर्थ लिखते हैं she goes to school every day। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं she flies the kite। सिक्स नंबर पे लिखेंगे they bought some new toys। और सेवंथ में लिखेंगे मार्कर, सेवंथ में लिखेंगे John gave me a new pen। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, छांटना है इनमें से कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब बता देती हूँ फिर से। ट्रांजिटिव वर्ब वो वाली होती है जहां पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वाली होती है जहां पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको वेरीफाई करते कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखना है शी लॉफ्स लाउडली। आपने बेसिकली पढ़ा होगा, एक छोटी सी बात पढ़ी होगी कि जो वर्ड एलवाई से खत्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एडवर्ब बोला जाता है।
क्लियर है, एडवर्ब बोला जाता है। अगर आप ये ना पहचान सको कि LY से खत्म हुआ एडवर्ब है कि नहीं है, तो इतना ही देखना है कि जो ये वाला लाप्स के बाद वर्ड आया है, क्या ये नाउन और प्रोनाउन है। तो आप यहाँ पे देखो, लाउडली, क्या लाउडली कोई नाउन और प्रोनाउन है? अगर नाउन है तो कौन सा है, अगर प्रोनाउन है तो कौन सा है? तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे नहीं है। ये लाउडली आपकी क्या है, एडवर्ब। क्या एडवर्ब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकती है? तो हमने बताया ना जी ना, लाउडली तो नहीं बनेगा क्योंकि ये तो एडवर्ब है, और एडवर्ब के सबसे पहले मना किया था कि वो जरा भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है तो वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव होगी कि इंट्रांजिटिव होगी? आपको सिर्फ इतना बताना है, नंबर 1 लिख देना है, और अगर ये ट्रांजिटिव है तो T लिखना, और अगर नहीं है तो आपने IN लिखना है, इंट्रांजिटिव लिखना है, ठीक है। दूसरा, शी रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे शी है सब्जेक्ट है, रन आपकी वर्ब है, वेरी क्या है, और ये फास्ट क्या है? आपको पता है कि फास्ट तेज दौड़ना, तेज दौड़ना कोई नाउन प्रोनाउन है? तो जरा भी नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपकी एडवर्ब है, और एडवर्ब को डिफाइन करने वाले आगे जो आपके हैं वो एडजेक्टिव आ जाते हैं, जैसे बेरी बोरी वगैरह, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये आपका वेरी फास्ट, ये भी क्या है, एडवर्ब और एडजेक्टिव में काउंट हुआ है। आगे इसके बाद दूर दूर तक आपको कहीं नाउन प्रोनाउन नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी आपने बताना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है वर्ड्स फ्लाई हाईली। अब यहाँ पे वर्ड्स आपका नाउन है, ये फ्लाई आपकी वर्ब है। ये इसमें आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि हाईली 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, कौन सा है, ये वाला बताना है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट आपके पास है शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे बताती हूँ आपको, शी आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में आपके पास प्रोनाउन है। गोज की हम बात करेंगे, ये वर्ब है, और इसके बाद आपके पास प्रेपोजिशन है। अगर इसके बाद प्रेपोजिशन है तो क्या आपके पास वर्ब का ऑब्जेक्ट है? तो नहीं जी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्ब का होता है, एक प्रेपोजिशन का होता है। अब स्कूल की हम यहाँ से बात करें तो पता है हमें कि नाउन है। अगर ये नाउन है, स्कूल अगर नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब का है कि प्रेपो का है? बताए थे ना, 2 के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब का होता है, एक प्रेपोजिशन का होता है। अगर गोज के तुरंत बाद ये स्कूल आया होता तो यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो किसका होना था, वर्ब का। यहाँ पे है नहीं, किसके बाद आया है, टू के बाद स्कूल आया है। अगर टू के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे आपके पास वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना कि वर्ब का यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो वर्ब मुझे नहीं पता कि ट्रांजिटिव होती है कि इंट्रांजिटिव, वो सब आपको पता है। नेक्स्ट है शी फ्लाइज द काइट। शी आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बना है, फ्लाइज वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपका नाउन है। बट मुझे इतना नहीं पता कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट, दे बाउट सम न्यू टॉयज। अब यहाँ पे बताती हूँ, दे बाउट, बाउट आपकी यहाँ पे वर्ब है जी, वर्ब है। अब सम की हम यहाँ पे बात करें तो बता देती हूँ कि सम आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू की भी बात करें तो ये भी आपका एडजेक्टिव है ना, आपने पढ़ा है ना विशेषण और प्रविशेषण, वो वाली टाइप। यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये जो दोनों के दोनों बंदे हैं वो डिफाइन किसको कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, टॉयज के लिए। और जो टॉयज है आपका ये नाउन है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि वर्ब के बाद कहीं ना कहीं दूर जाके आपको टॉयज मिला, नाउन मिला। अगर ये नाउन मिला आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट को, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 के होते हैं, या तो वर्ब के होते हैं या प्रेपोजिशन के होते हैं। तो बाउट के बाद दूर दूर तक आपको प्रेपोजिशन तो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। तो ये जो टॉयज के लिए आपके यहाँ पे दोनों यूज हुए हैं एडजेक्टिव्स, ये इसके लिए काम करते हैं, नाउन के लिए। तो यहाँ पे जो बाउट के पास है, अगर नाउन मिल गया है तो मतलब इसका ऑब्जेक्ट है।
क्लियर हुआ, इसका ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास यहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं होती, न्यू टॉयज नहीं होती, और यहाँ पे न्यू भी होता टॉयज भी होता, टॉयज नहीं होता, तो भी बाउट के पास ऑब्जेक्ट नहीं होना था, क्योंकि ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अगर लास्ट में नाउन आया है तो इसके पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एडजेक्टिव तो दोनों के दोनों इसके लिए काम करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके पास ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव क्या बोला जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है, जॉन गेव मी अ न्यू पेन। अब यहाँ पे देखना, जॉन नाउन है, सब्जेक्ट बना है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस वर्ब की फॉर्म के बाद आपके पास नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, ये प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो इसके पास ऑब्जेक्ट है, हाँ जी है। अगर ऑब्जेक्ट है तो इस वर्ब का क्या नाम है, ये आप मुझे बताएंगे। अब इतना तो आपको पता लग गया कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का आपको पता लग चुका है तो इतना भी बता देती हूँ कि जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनके पैसिव वॉइस बनाने इजी होते हैं, उनके पैसिव वॉइस बनते हैं, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। जबरदस्ती वाली बात हो जाती है कि अगर बनाने हैं तो वो भी बता देती हूँ, वैसे इनके बनते जरा भी नहीं है। देखो, अब मान लीजिए हम बोलते कि हमारे पास वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें मैंने बोला था ना कि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे गेव की तुरंत के बाद आए, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस भी बनता है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनता है तो मुझे बनाना चाहिए, यहाँ पे देखो, इसको मैं सब्जेक्ट बना देती हूँ आई। ये गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे आके हमने इसे थर्ड फॉर्म बनाना होगा। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। आई वॉज गिवन, I was given a new pen by John। बन गया ना, इसका पैसिव वॉइस बन गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ए न्यू पेन वॉज गिवन टू मी बाय जॉन। बताया है ना, ड्यूल ऑब्जेक्टिव का इस तरह भी बनता है, तो आपको याद रखना है। मैंने बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उनके पैसिव वॉइस बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट है, और जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे प्रॉब्लम जरा भी नहीं रहती है, ठीक है। ठीक है, अब बताती हूँ कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उनके अगर जबरदस्ती वॉइस बनाने पड़े, पैसिव वॉइस बनाने पड़े हैं, तो वो वाले किस तरह हम बनाएंगे, तो उसका भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जबरदस्ती बनाने हैं ना, तो वो भी फिर बना देना। वैसे बताया कि बनता तो नहीं है, पर जबरदस्ती वॉइस, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि शी गोज टू स्कूल एवरीडे, था ना आपके पास एक सेंटेंस ये लिखा हुआ, शी गोज टू स्कूल एवरीडे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि वर्ब तो ये इंट्रांजिटिव है। कहां से आपने देखा तो मैंने यहाँ से कि गोज है, और गोज के पास कोई नाउन ना होके यहाँ पे आगे प्रेपोजिशन दी गई है। ये जो स्कूल है ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। आपको मैक्सिमम टाइम ध्यान रखना, मैक्सिमम के हमेशा प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता ही है। अगर आता ही है तो प्रेपो के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में दो ही होता है ना, नाउन या प्रोनाउन। अब वैसे तो ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ से आपके पास पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। जबरदस्ती वाला पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ए टू जेड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। पैसिव वॉइस की जो फॉर्मेशन रहती है उसको आपने ध्यान में रखना है कि ये कौन से आगे हेल्पिंग वर्ब लेगा, उसमें कौन से टेंस में ये आगे जाएगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है, वो वाली फॉर्मेशन चेंज कर देनी है, बस इतना सा काम है। जैसे हमने लिखा शी गोज टू स्कूल, आपको दिख रहा है ना B1 के साथ SES है, आगे जाके इजेमा लगने वाला है, तो आप लिखेंगे शी इज। अब ये भी आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका गोज दिया गया इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। शी इज गॉन टू स्कूल, ये एवरीडे एज इट इज आ जाएगा। मैंने बताया है आपको
ये वैसे तो नहीं बनता है, पर जबरदस्ती वाला बनाना पड़े, कभी कभार आ जाते हैं ये एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप भी पीछे नहीं हटना, आप भी बना देना। बना लेंगे ना आप सारे के सारे, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप बनाने वाले हो। जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, या जो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है उसका सब्जेक्ट नहीं बन रहा हो, तो वहां पे आप किस तरह से इन सेंटेंस को आगे बनाएंगे। ठीक है, ये थी बेटा आज की क्लास। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट कल जो हम पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, जो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं दिखाए जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं स्पेसिफिक टास्क, भी आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक टास्क के रिगार्डिंग जो आपके होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहे, ठंड बहुत ज्यादा है तो अपना भी थोड़ा ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ओके, बाय बाय।